E33 हिंदी मुकाबले अप्रत्याशित रूप से समाप्त हुए। ज्यादातर मामलों में आखिरी मिनट में कोई पावर अप, आखिरी मिनट में कोई बदलाव या आखिरी मिनट में कोई जीत नहीं हुई। ज्यादातर मामलों में मुकाबले बिल्कुल वैसे ही समाप्त हुए जैसे कोई उम्मीद करता है। कोई आकर्षक टकराव नहीं था, दोनों पक्षों की ओर से कोई जोखिम भरा फैसला या कोई बड़ा दांव नहीं था। विजेता बस जीत गया और हारने वाला बस हार गया। यह मार्शल संघर्ष, मार्शल विश्व की ठंडी, अरुचिकर वास्तविकता थी। फिर भी हर बार यह सच्चाई टूट जाती थी। ऐसी लड़ाइयां जहां एक लड़ाका स्पष्ट रूप से हार रहा था, अंत में जीत जाता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम नुकसानों के बावजूद, कभी कभी कोई जीतने में कामयाब हो जाता है। ये दुर्लभ और अद्भुत क्षण थे, जहां हारने वाला लड़ाका तमाम मुश्किलों को पार करके अपनी किस्मत को नकारने में कामयाब रहा। दुर्भाग्य से जानवर के लिए, यह उन समयों में से एक नहीं था। जानवर खून से लथपथ था, क्योंकि कई छेदों से वह बाहर निकल रहा था। वह अपना संतुलन, गति और यहां तक कि जमीन के नीचे खुदाई करने की क्षमता भी खोने लगा था। रूई ने बहुत ही शानदार तरीके से किसी भी घातक हमले से बचने में कामयाबी हासिल की थी, भले ही कभी कभी मुश्किल से ही सही। अंत में वह सबसे बुरे दौर से बाहर निकलने में कामयाब रहा। ब्लैप रोएयर, उसकी दहाड़ से सारा गुस्सा खत्म हो गया था, केवल निराशा और डर बचा था। रूई ने फ्लोइंग कैनन और आउटर कन्वर्जेंस हमले को ब्लिंक के साथ बिल्कुल सही समय पर अंजाम दिया था और उसकी आंख को लगभग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करने में कामयाब रहा था। जानवर अपनी अधिकांश दृष्टि खो चुका था और अब बेतहाशा इधर उधर छटपटा रहा था। बूम बैम पाव पाव पॉन ओ वेल बीक जन डॉट सी ओम वैम। रूई ने लगभग 1 घंटे तक लगातार हमले किए और 1 घंटे बाद जानवर मर गया। रूई ने इसे सिस्मिक मैपिंग के साथ अगले 10 मिनट तक देखने की सावधानी भी बरती, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस जीव के अभी भी जीवित होने की कोई संभावना नहीं है। 5 मीटर की दूरी पर वह इसके दिल की धड़कन सुन सकता था। जब उसे अंततः ये विश्वास हो गया कि अब कोई जीवन नहीं बचा है, तो उसने राहत की गहरी सांस ली और जमीन पर गिर पड़ा। वह सचमुच बहुत थक चुका था, यहां तक कि हेलिकल ब्रीदिंग का निरंतर प्रयोग भी उसकी ऊर्जा की एक सभ्य मात्रा को संरक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने अपनी बेल्ट को खोला, थैली खोली और एक हीलिंग पोशन निकाला। मिशन के दौरान उसे पहली हीलिंग पोशन की जरूरत थी। जानवर ने अपनी लंबी, खींची हुई लड़ाई के दौरान कई एसिड बंद छोड़े थे। हर बार यह बहुत जलता था, लेकिन रूई ने बिना किसी भाव के दर्द को सहन किया, क्योंकि वह जानता था, उसे मांस की चोटों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें हीलिंग पोशन से आसानी से ठीक किया जा सकता था। उसे घातक चोटों से बचना था, क्योंकि निम्न श्रेणी के मानक जारी उपचार औषधियां उसे ठीक नहीं कर सकती थीं। उसने दबावयुक्त तरल के रूप में संग्रहित गैस को गहराई से अंदर लिया, जिससे ये हेलिकल ब्रीदिंग के माध्यम से उसके फेफड़ों के सबसे गहरे हिस्सों तक पहुंच सके, ताकि जितना संभव हो सके उतना रक्त इसके संपर्क में आए, जिससे उपचार प्रक्रिया में तेजी आए। 10 सेकंड बाद उसकी त्वचा सामान्य हो गई, लेकिन उसे और भी अधिक थकान महसूस हुई। उपचारात्मक औषधियों ने मानव शरीर की प्राकृतिक उपचार गति को तीव्र कर दिया, जिसका अर्थ है कि नव पुनर्जीवित ऊतकों के लिए पोषक तत्व, यौगिक पदार्थ और सहनशक्ति उसे स्वयं से ही प्राप्त हुई, जिससे उसकी ऊर्जा और भी अधिक समाप्त हो गई। उन्होंने अपने शरीर को पुनः सक्रिय और ऊर्जावान बनाने के लिए तुरंत एक मानसिक और शारीरिक कायाकल्प औषधि का सेवन शुरू कर दिया। उसके बाद हंटर मिशन के लिए पोस्ट मिशन प्रोटोकॉल का पालन करना बस एक साधारण मामला था। सबसे पहले उन्होंने इको सवे डिवाइस को बंद कर दिया। उन्हें बताया गया था कि यह डेटा को स्वचालित रूप से सहेजता है, इसलिए उन्हें इसे मैन्युअल रूप से चलाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। डेटा का एक हिस्सा जाहिर तौर पर मंत्रालय को भेजा जाएगा, जबकि इसका अधिकांश हिस्सा सौंपने की जरूरत होगी, एक सीमा जो रूई को दिलचस्प लगी। इसके बाद उन्होंने मार्शल यूनियन द्वारा दिए गए मानक मिशन ट्रैकिंग डिवाइस के माध्यम से नेस्टेड मिशन के दोनों उद्देश्यों के सफलतापूर्वक पूरा होने का संकेत दिया। और वह खत्म हो गया। उसके शरीर में एक गहरी उपलब्धि और राहत की भावना भर गई थी। ओह, रूई ने आह भरी, क्योंकि उसने अपने कई अशांत विचारों को इकट्ठा किया। यह एक बहुत बड़ा मिशन था, लेकिन उसे काफी संतुष्टि महसूस हुई। उसका पहला शिकार मिशन एक धमाकेदार सफलता थी। ये कई मायनों में एक आंख खोलने वाला अनुभव भी था। उसे एहसास हो गया था कि उसे शिकार मिशन की साहसिक भावना काफी पसंद है। ये खुला और स्वतंत्र महसूस हुआ। उसने पहले कभी किसी मिशन का अनुभव इतनी स्वतंत्रता के साथ नहीं किया था जितना कि वह अभी कर रहा था। खैर, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने इस समय तक रक्षा श्रेणी के मिशनों में भाग लिया है, रूई ने सोचा। बॉडीगार्ड मिशन कई मायनों में सभी मिशनों में सबसे ज्यादा प्रतिबंधात्मक वर्ग था। रूई को शिकार मिशन का अनुभव इतना पसंद आया कि उसे एहसास हुआ कि उसे पूरी तरह से शिकार श्रेणी के मिशनों में स्थानांतरित होना चाहिए। नहीं, रूई ने अपना सिर हिलाया। वह शिकार क्लास मिशनों के लिए अप्रस्तुत और अविकसित था और वह ये जानता था।
इस मिशन ने दिखाया था कि उसकी मार्शल आर्ट अभी भी उतनी व्यापक और विस्तृत नहीं थी जितनी वह चाहता था, जानवरों और प्राकृतिक वातावरण के साथ उसकी तकनीकों की अनुकूलता से लेकर वॉइड एल्गोरिदम और गैर मानव लक्ष्यों की अनुकूलता तक। मुझे अभी बहुत दूर जाना है, रूई ने उठते हुए आह भरी। वह काफी देर से बैठा था और कायाकल्प औषधियों ने उसे काफी ऊर्जावान बना दिया था। शायद मुझे किसी दूसरे मिशन पर जाना चाहिए, या शायद मुझे थोड़ी नींद ले लेनी चाहिए। रूई ने कंधे उचका दिए। मानसिक कायाकल्प औषधियों का असर जल्द ही खत्म हो जाएगा और उसे वास्तव में कुछ समय हो गया था जब से उसने थोड़ी नींद ली थी। ठीक तभी बीप बीप मिशन ट्रैकर डिवाइस को एक सूचना प्राप्त हुई थी। मार्शल अकादमी में तत्काल वापस बुलावा। संदेश पढ़ते ही वह भौंचक्का रह गया। ऐसी क्या जल्दी हो गई कि मिशन के सफलतापूर्वक पूरा होने के तुरंत बाद उसे वापस बुला लिया गया? क्या उसने मिशन पूरा होने के बाद बहुत देर तक इंतजार किया था? उसने कंधे उचकाए, हैरान होकर वह जल्दी जल्दी हाजिन की ओर दौड़ने लगा। उसने शाया मैदानों पर एक आखिरी नजर डाली, फिर अपनी पीठ मोड़ी और जितनी जल्दी हो सके वापस चला गया। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि तुच्छ कारणों से तत्काल सम्मन जारी किया जाएगा। मार्शल यूनियन को उससे इतनी जल्दी क्या चाहिए था? रूई को यकीन नहीं था, लेकिन कई सामान्य संभावनाएं थीं। वे उससे कुछ चाहते थे, जाहिर है, एकमात्र वास्तविक संभावनाएं उसकी प्रशिक्षु क्षेत्र की युद्ध कौशल और उसका ज्ञान थीं। वे उसके प्रशिक्षु क्षेत्र की युद्ध कौशल को तत्काल क्यों चाहते थे? अकादमी में मार्शल कलाकारों की कोई कमी नहीं थी, जब तक कि हाजिन शहर पर अचानक राक्षसों या किसी और के झुंड द्वारा हमला नहीं किया गया था, उनके लिए उसकी मार्शल कौशल को इतनी बेसब्री से चाहना असंभव था। इससे जानकारी बची, उसके पास ऐसी कौन सी जानकारी थी जो मार्शल यूनियन के पास नहीं थी? खैर, उसके पास पृथ्वी से प्राप्त वैज्ञानिक और युद्ध संबंधी ज्ञान और शोध था, लेकिन जाहिर है कि वे उसे इसीलिए नहीं बुला रहे थे। कुछ ऐसा था जो वे जानते थे कि वह जानता था, वे चाहते थे। नवीनतम मिशन के बारे में जानकारी। जहां तक रूई सोच सकता था, यह एकमात्र वास्तविक संभावना थी। इस मिशन में कुछ ऐसा था जिसके लिए मार्शल यूनियन को उसकी जरूरत थी। लेकिन उन्होंने पहले ही पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्रालय को इको सर्वेक्षण उपकरण के माध्यम से व्यापक डेटा भेज दिया था। इसके अलावा, भले ही वे उसे तत्काल न बुलाएं, वह स्वाभाविक रूप से मार्शल यूनियन में जाने वाला था। तो इतनी जल्दी क्यों? इसका मतलब है कि कुछ इतना महत्वपूर्ण और बड़ा है कि हर सेकंड मायने रखता है। रूई को यह एहसास हुआ जब वह हाजिन शहर की ओर दौड़ा। उसके मिशन से संबंधित कुछ ऐसा जो अत्यंत आवश्यक था। उनकी कुछ जरूरतें थीं जिन्हें केवल वही पूरा कर सकता था। मेरे मिशन के बारे में जानकारी निश्चित रूप से पहली और तीसरी शर्त पर खरी उतरती है, लेकिन एक पूरे हो चुके मिशन के बारे में जानकारी इतनी जरूरी क्यों होगी? रूई ने भौहें सिकोड़ी, जब अचानक एक भयावह संभावना उसके दिमाग में आई। क्या ये संभव है कि जानवर अभी भी जीवित हो? रूई ने हौंकते हुए कहा, फिर शांत होकर अपना सिर हिलाया। यह असंभव है। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती थी कि जानवर मर जाए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं था कि जानवर जीवित हो जब तक कि वह अमर न हो। बेशक, चूंकि यह एक काल्पनिक दुनिया थी, इसलिए कोई सीमा नहीं थी। लेकिन अगर जानवर अमर होता तो उसे मौत और जोखिम से इतना डर नहीं लगता, फिर भी वह स्पष्ट रूप से था। ये कुछ और ही होना चाहिए। रूई ने निष्कर्ष निकाला। उनके विश्लेषण से ये काफी संभावना थी कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय ने जानवर की प्रजाति की पहचान की थी और परिणामस्वरूप जानवर के बारे में कुछ ऐसा पता चला था जो काफी खतरनाक था और जिसके लिए तुरंत उनकी जानकारी की आवश्यकता थी। हो सकता है कि जानवर का शरीर उसकी मृत्यु के 10 मिनट बाद एक विशाल विस्फोट में खुद ही नष्ट हो गया हो। इसलिए मार्शल यूनियन ने उसे उसकी जान बचाने के लिए एक तत्काल सम्मन भेजा था। आखिरकार, मिशन ट्रैकर दो तरफा बातचीत की सुविधा देने में सक्षम नहीं था। ये कहना कठिन था। रूई ने अपना सिर हिलाया, इन अनावश्यक विचारों को एक तरफ रखते हुए। सबसे अच्छी बात जो वह अभी कर सकता था वह था हाजिन शहर की ओर वापस भागना। जैसे ही वह वापस भागा, भोर अंधेरे और रात के पर्दे को चीरती हुई धरती को रोशन करने लगी थी। तभी रूई को एहसास हुआ कि जानवर के खिलाफ लड़ाई में कितना समय लग गया था। एक जानवर के रूप में उसकी सहनशक्ति अलौकिक थी, उसका आकार उसे रूई के छोटे हमलों से नुकसान उठाने की अनुमति देता था जो उसे बहुत गहराई तक नहीं भेदते थे। रूई को उस पर अविश्वसनीय मात्रा में प्रहार करने पड़े थे, यहाँ तक कि डेलिन भी उस हमले से बच नहीं पाता अगर वह खड़े होकर उसे झेलने के अलावा कुछ नहीं करता। समय बीतने के साथ, रूई अंततः हाजिन शहर पहुंच गया। शहर के व्यापारिक इलाकों में पहुंचने के बाद उसे अपनी गति धीमी करनी पड़ी। सुबह की भीड़ भाड़ वाकई असहनीय थी, जिससे रूई को खुशी हुई कि उसने अपना अधिकांश जीवन इससे दूर बिताया है। वह रोजाना इससे निपटने में सक्षम नहीं होगा। जल्द ही वह मार्शल अकादमी में पहुंच गए। प्रशिक्षु रूई क्वारियर मिस हेल्गा। रूई ने भौहें सिकोड़ते हुए पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय के उस अधिकारी को पहचाना जो उसके मिशन का प्रभारी था।
मंत्रालय द्वारा मार्शल यूनियन को प्रस्तुत प्रत्येक कमीशन को एक व्यक्तिगत अधिकारी द्वारा संभाला जाता था, जो मिशन पर नजर रखता था और यह सुनिश्चित करता था कि उचित प्रक्रिया और प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। आपका आगमन समय पर हुआ है, उसने बताया। कृपया इको सर्वेक्षण उपकरण जमा करें और मिशन के बाद के प्रोटोकॉल पर तुरंत आगे बढ़ें, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या आप मुझे इस तत्काल सम्मन का कारण बता सकते हैं? रूई ने भौहें सिकोड़ते हुए इको सर्वेक्षण उपकरण मार्शल यूनियन के कर्मचारियों को सौंप दिया। जवाब देने से पहले वह कुछ देर रुकी। मुझे लगता है कि हम आपको बता सकते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि इससे हमें कुछ उपयोगी परिणाम मिल सकते हैं। उन शब्दों को सुनकर रूई की आंखें तेज हो गईं। मैं कमीशन विभाग की ओर जाते समय आपको बता दूंगी कि हमारे पास वास्तव में समय की कमी है, उन्होंने कहा, और मार्शल यूनियन के कमीशन विभाग के खाली कार्यालय में प्रवेश करने के बाद ही उन्होंने अपनी बात जारी रखी। जब आपने पहला उद्देश्य पूरा कर लिया और अपने मिशन के लक्ष्य की उपस्थिति दर्ज कर ली, तो हमने उस छवि की तुलना पशु जगत के हमारे डेटाबेस से की, अंततः हमें उसकी प्रजाति का पता चल गया। दुर्भाग्य से, परिणाम समस्याग्रस्त था। उसने एक उपकरण निकाला और तब तक उससे खेलती रही जब तक कि उससे मेज पर एक छवि प्रक्षेपित नहीं हो गई। वाह! रूई ने ध्यान से छवि को देखा। यह उस जानवर की छवि थी जिससे उसने लड़ाई की थी। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। उसी प्रजाति का एक अलग जानवर। उसे एहसास हुआ और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति है जिसे मिट्टी के बेसिलिस्क के नाम से जाना जाता है, उसने समझाया। जहां तक हमें पता है, ये कैंड्रियन साम्राज्य या किसी अन्य मानव कॉलोनी की मूल प्रजाति नहीं है। इस प्रजाति के प्राणी को केवल कैंड्रियन साम्राज्य के पश्चिम में 20 डोमेन में ही देखा गया था। हमें संदेह है कि आपके मिशन का लक्ष्य मिट्टी का बेसिलिस्क हाल ही में हमारे मंटियन क्षेत्र के माध्यम से कैंड्रियन साम्राज्य में आया होगा। दिलचस्प, रूई सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। तो यहाँ वास्तव में समस्या क्या है? इसका मेरे तत्काल संबंध से क्या संबंध है? नवंबर LBJNN। उसने अभी तक ये बात उजागर नहीं की थी। मैं वहां पहुंच रही थी। उसने आगे कहा, मिट्टी के बेसिलिस्क के बारे में कुछ ज्ञात तथ्यों में से एक ये है कि वे अलैंगिक उभयलिंगी प्रजनन करता हैं, जिसका अर्थ है कि वे संभोग के बिना प्रजनन करते हैं। हमने आपको तत्काल बुलाने का कारण ये था कि हमें हर उस जानकारी की आवश्यकता है जो आप हमें दे सकते हैं, क्योंकि इस प्राणी की प्रजनन दर उसके आहार और भोजन की खपत दर के समानुपातिक है। ये सुनकर रूई की आंखें खुली की खुली रह गईं। जीव की प्रजनन दर उसके भोजन की खपत दर के सीधे आनुपातिक थी। मतलब जितना ज्यादा वह खाता, उतना ज्यादा प्रजनन करता। लेकिन पिछले 1 महीने से इसने राक्षस की तरह खाने के अलावा कुछ नहीं किया है, उसने पीला चेहरा बनाते हुए कहा। बिल्कुल सही, हेल्गा ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। हम चाहते हैं कि आप हमें सब कुछ बताएं, यहाँ बहुत कुछ दांव पर लगा है। जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज्यादा। रूई ने मजाक में कहा कि उन्हें तत्काल इसलिए बुलाया गया क्योंकि हाजिन शहर पर हमला हो रहा था। अब हेल्गा ने जो कुछ उसे बताया था उसके बाद वह पहले जैसा हास्यास्पद नहीं लगा। मैं समझ नहीं पाया, उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ये कैसे सच हो सकता है? मिट्टी का बेसिलिस्क पिछले करीब 1 महीने से हिरणों और हिरन का खूब शिकार कर रहा था। अगर यह हर बार शिकार पर जाने पर प्रजनन करता, तो शायद मैदान मिट्टी के बेसिलिस्क से भर जाता। ये रहस्योद्घाटन संभवतः सच कैसे हो सकता है? रूई ने निश्चित रूप से देखा होगा यदि जमीन के नीचे सैकड़ों मिट्टी के बेसिलिस्क इधर उधर दौड़ रहे होते। यह अंडे देकर प्रजनन करता है, उसने कहा। दुर्भाग्य से अंडों की गर्भाधान अवधि अज्ञात है। यह 1 दिन, 1 सप्ताह या 1 महीने भी हो सकती है। इसके अलावा, मिट्टी के बेसिलिस्क के बच्चे तुरंत पूर्ण विकसित वयस्क नहीं बनते हैं। यहाँ तात्कालिक खतरा उनकी वर्तमान विनाशकारी क्षमता नहीं है, बल्कि उनकी भविष्य की विनाशकारी क्षमता है, साथ ही उनकी अत्यधिक मायाविता और प्रवासी क्षमता है। रूई ने सिर हिलाते हुए बात समझ ली। पारिस्थितिकी के क्षेत्र में उसकी समझ की सीमाएं दिखने लगी थीं। उसने मिशन के दौरान अपनी बुद्धिमानीपूर्ण निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क वितर्क से इस कमी को पूरा किया था, लेकिन इस क्षेत्र के एक वास्तविक पेशेवर के सामने, वह एक नौसिखिए, एक अनुभवहीन नौसिखिए से ज्यादा कुछ नहीं था। सौभाग्य से, मिट्टी के बेसिलिस्क के दर्शन आपके मिशन के लक्ष्य के लोगों द्वारा किए गए हैं, और वे शाया मैदानों तक ही सीमित थे, उसने कहा। इससे ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मिट्टी के बेसिलिस्क का प्रवास अत्यंत सीमित है, यदि पूरी तरह से अस्तित्वहीन नहीं है। ये बात समझ में आती है। अगर मिट्टी के बेसिलिस्क पहले से ही मंटियन क्षेत्र में फैल चुके होते, तो शाया मैदानों में सिर्फ एक मिट्टी के बेसिलिस्क के अलावा और भी बहुत कुछ देखा जाता। इसके अलावा, भूमिगत यात्रा असीमित और दोषरहित नहीं है। कुछ स्थलाकृतियां और भूमि संरचनाएं हैं जिनके भीतर और उनके माध्यम से भूमिगत यात्रा पूरी तरह से असंभव है। पहाड़ी और पहाड़ी क्षेत्र उनके लिए बिल्कुल वर्जित क्षेत्र हैं क्योंकि भूमि संरचना चट्टान, ग्रेनाइट और संगमरमर और अन्य घने यौगिकों की परतों से संतृप्त है, उसने समझाया। फिर भी, ये केवल उम्मीद की किरणें हैं। इन चेतावनियों के साथ भी, वे मंटियन क्षेत्र में बहुत व्यापक रूप से फैल सकते हैं।
तो समाधान क्या है? निश्चित रूप से आप एक या यहाँ तक कि मुट्ठी भर मार्शल प्रशिक्षुओं से इनसे निपटने की उम्मीद नहीं करते हैं। रूई ने पूछा। उसने नाक भान सिकोड़ी। इस ऑपरेशन से जुड़े खतरे और जोखिम उससे कहीं ज्यादा हैं, जिसे हम प्रशिक्षुओं को सौंप सकते हैं। खास तौर पर आप जैसे प्रशिक्षुओं के लिए जो शिकार करने में माहिर नहीं हैं। भूमिगत शिकार ऑपरेशन की तो बात ही छोड़िए। उसने अपना सिर हिलाया। हम कुल 1 दर्जन मार्शल आर्टिस्टों की कई टुकड़ियां भेजेंगे, जिनमें से प्रत्येक में भूमिगत वातावरण उन्मुख मार्शल आर्ट होगा, जिसका नेतृत्व मार्शल स्क्वायर करेंगे। रूई की आंखें उन शब्दों पर चौड़ी हो गईं। अगर उसे इस बात की चिंता थी कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय इस मामले से कैसे निपटेगा, तो अब उसे इसकी चिंता नहीं थी। NO12BN.C मार्शल स्क्वायर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। वह एक वयस्क मिट्टी के बेसिलिस्क की शक्ति को जानता था और वह एक मार्शल स्क्वायर की शक्ति को जानता था। यदि समान विशेषज्ञता वाले मार्शल स्क्वायर के नेतृत्व में भूमिगत वातावरण में विशेषज्ञता रखने वाले दर्जनों मार्शल प्रशिक्षु मिट्टी के बेसिलिस्क का शिकार करने लगे, तो उनके पास कोई मौका नहीं होगा। खास तौर पर सीधे संघर्ष में नहीं, बल्कि सामान्य तौर पर भी। अगर वह अपने विलक्षण भूकंपीय मानचित्रण के साथ मिट्टी के बेसिलिस्क का पता लगा सकता है, तो ये भूमिगत विशेषज्ञ निश्चित रूप से उससे कहीं ज्यादा करने में सक्षम होंगे। एक भी मार्शल स्क्वायर मिट्टी के बेसिलिस्क की एक सेना को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। रूई ने थोड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। इतना निश्चित मत बनो, हेल्गा ने डांटा। अगर मिट्टी के बेसिलिस्क की एक सेना ने एक मार्शल स्क्वायर पर हमला किया, तो हाँ, मार्शल स्क्वायर की जीत लगभग तय है। लेकिन इन प्राणियों के साथ समस्या उनकी आक्रामक क्षमता नहीं है। यह उनकी उत्तरजीविता और मायावीपन है, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है। उनकी उच्च भूमिगत यात्रा ने उन्हें अपनी अत्यधिक कमजोरी के बावजूद 20 डोमेन के असाधारण खतरनाक वातावरण में भी जीवित रहने की अनुमति दी। उनकी अत्यधिक कमजोरी के बावजूद, रूई ने संदेह भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। मिट्टी का बेसिलिस्क बहुत कमजोर नहीं था, यह उनकी लड़ाई में कई बार उसे मारने के करीब पहुंच गया था, और रूई ने इसे नीचे गिराने के लिए एक योजना बनाने के लिए तैयारी और कुछ बाहरी मदद पर भरोसा किया था। इसके बावजूद इसने रूई को एक भयानक लड़ाई दी थी और इसे नीचे गिराना बहुत मुश्किल और थका देने वाला था। वह उसके संदेह के सामने बस नाक भान सिकोड़कर रह गई। 20 डोमेन वह गैर उपनिवेशित भूमि है जो मानव सभ्यता के बाहर, महाद्वीप के हृदय स्थल और केंद्र की ओर मौजूद है। इसका गैर उपनिवेशित होने का एक कारण यह भी है कि यह कितना खतरनाक है। 20 डोमेन में जीवों की शक्ति और खतरे का स्तर इतना अधिक है कि यहाँ तक कि मिट्टी का बेसिलिस्क जिसने आपको बहुत परेशानी दी थी, वह भी 20 डोमेन में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे एक कीट से अधिक कुछ नहीं है। ये शब्द सुनकर रूई की आंखें चौड़ी हो गईं। वास्तव में, इसके पलायन का एक कारण यह था कि 20 डोमेन में रहना उसके लिए बहुत खतरनाक और जोखिम भरा था। 20 डोमेन के विनाशकारी वातावरण में ऐसे शिकारी रहते हैं, जिनसे आप कभी नहीं उलझे होंगे। अगर आप उस क्षेत्र में बहुत भाग्यशाली हैं, तो आप जैसा कोई भी व्यक्ति कुछ दिनों से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। उसने निर्दयता से कहा। मिट्टी के बेसिलिस्क का एक प्रजाति के रूप में सहस्राब्दियों तक वहां जीवित रहना दर्शाता है कि उन्हें खत्म करना कितना मुश्किल है। यही कारण है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और सबसे उपयुक्त और योग्य मार्शल स्क्वायर और मार्शल अप्रेंटिस खरीद रहे हैं। उसने आगे झुकते हुए कहा। और इसीलिए हमने आपको तत्काल बुलाया है। हमें बेसिलिस्क और मिशन के साथ आपके अनुभव के हर अंश की आवश्यकता है। मैंने आपको ये सारी जानकारी शिक्षाप्रद पाठ देने के लिए नहीं दी है। मैं आपको यह इसलिए बता रही हूं ताकि आप हमारी मांग के महत्व को समझ सकें। आप शाह या मैदानों में बिताए अपने समय की पूरी जानकारी, मिनट दर मिनट, को शामिल करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आप अपनी यादों से जो भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसे शामिल करेंगे, चाहे आप उसे कितना भी प्रासंगिक या अप्रासंगिक समझें। रूई ने जोर से सिर हिलाया। अगर उसे सिर्फ रिपोर्ट लिखनी होती, तो वह रिपोर्ट लिख देता। रूई ने अपना समय लिया था। आखिरकार, यह उनकी एकमात्र मांग थी कि वे अपना समय लें और सुनिश्चित करें कि रिपोर्ट बेदाग हो। उन्होंने अपनी रिपोर्ट और बयान में हर विवरण का उल्लेख किया, हर एक विवरण जिसके बारे में वे सोच सकते थे। उन्होंने मान लिया था कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय के विशेषज्ञ उनकी रिपोर्ट के हर शब्द पर ध्यान देंगे और उनके शब्दों से संभावित रूप से उपयोगी जानकारी का हर औंस निकालेंगे और इसे उन भूमिगत मार्शल कलाकारों को देंगे जिन्हें वे मार्शल यूनियन से काम पर रख रहे थे। कार्य पूरा होने के बाद उन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की और उनका कार्य समाप्त हो गया। हेल्गा ने रिपोर्ट को स्कैन करते हुए सिर हिलाया। आपके साथ काम करना खुशी की बात थी, प्रशिक्षु रूई क्वार्य। उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। हम आपकी निष्कर्षात्मक अंतर्दृष्टि और आपके संसाधनपूर्ण सामरिक दृष्टिकोण से काफी प्रभावित हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें मार्शल यूनियन के माध्यम से अपने प्राथमिक ग्राहकों में से एक के रूप में बनाए रखें। रूई ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं, मैं तो बस एक अनुभवहीन मार्शल आर्टिस्ट हूं जो इस विशाल दुनिया में अपने मार्शल पद की खोज कर रहा हूं। हेल्गा ने उन शब्दों पर भौहें चढ़ाईं। मैं आपकी चापलूसी नहीं कर रही हूं, प्रशिक्षु।
यदि यह मिशन आपके क्षेत्र और ग्रेड के लगभग किसी अन्य मार्शल आर्टिस्ट द्वारा किया गया होता तो यह निश्चित रूप से रुका हुआ होता और मिशन के लिए आवंटित कम से कम 1 महीने की पूरी अवधि के लिए जारी रहता, और शायद उससे भी अधिक समय तक। ये सामान्य बात है। इसके परिणाम निस्संदेह विनाशकारी होते। पीरूई को मानना पड़ा कि उसकी बात सही थी। उसे अपनी तारीफ करना ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन यह एक वस्तुनिष्ठ तथ्य था कि 8 दिनों में मिशन पूरा करना न केवल एक प्रभावशाली उपलब्धि थी बल्कि मंत्रालय के लिए एक बेहद सौभाग्यशाली उपलब्धि थी। अगर मिशन में 1 महीने या उससे ज्यादा समय लगता, जैसा कि उसने कहा, तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा थी कि मिट्टी के बेसिलिस्क की संतानें या तो शाया मैदानों में तबाही मचा देती या बाहर मंटियन क्षेत्र के दूसरे आवासों में चली जाती या दोनों ही क्रम में काफी ज्यादा थीं। धन्यवाद। रूई ने उसकी प्रशंसा स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। लेकिन अभी के लिए मैं किसी एक क्षेत्र में प्रतिबद्ध नहीं होना चाहता। मैं अभी भी दुनिया की खोज कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक ऑलराउंडर हूँ, इसलिए मैं एक ही रास्ते पर बहुत अधिक नहीं उलझना चाहता। उसने उसके सूक्ष्म प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा। उसने सिर हिलाया, आगे बढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रूई निश्चित रूप से एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन वह साम्राज्य में मौजूद कई संपत्तियों में से सिर्फ एक संपत्ति थी। तो फिर हमारी मीटिंग यहीं समाप्त होती है, वह उठती हुई बोली। आपकी सेवाओं के लिए धन्यवाद। आपके कमीशन के लिए धन्यवाद, रूई ने जवाब दिया। उसे विदा करने के बाद रूई ने राहत की सांस ली। उसका काम पूरा हो चुका था। उसने इस घटना से अपने हाथ पूरी तरह धो लिए थे। अब वह बस इतना ही कर सकता था कि वह मार्शल यूनियन के भूमिगत मार्शल आर्टिस्टों के सक्षम हाथों में अपना भरोसा जताए कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय निस्संदेह इस मामले की देखभाल करने के लिए उन्हें नियुक्त करेगा। उन्होंने बातचीत के दौरान उनके द्वारा बताई गई सारी जानकारी के बारे में सोचा। उन्होंने बातचीत के दौरान निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण बातें बताई थीं, जिससे ये पता चलता था कि मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट के माध्यम से दी जाने वाली कोई भी जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है। हालांकि वे सभी दिलचस्प थीं, लेकिन एक विशेष विषय ने उन्हें सबसे अधिक आकर्षित किया था। जानवर डोमेन। यह स्पष्ट रूप से आम जानकारी थी कि बीस्ट डोमेन पनामा महाद्वीप के प्राकृतिक वातावरण को संदर्भित करता है जो मनुष्यों द्वारा उपनिवेशित नहीं थे। रूई को यह नहीं पता था कि उनके साथ जुड़े खतरे का सटीक स्तर क्या है। यही कारण था कि हेल्गा के शब्दों ने उसे चौंका दिया था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि बीस्ट डोमेन खतरनाक था, लेकिन मिट्टी के बेसिलिस्क जैसे डरावने शीर्ष शिकारियों के लिए भी कीड़ों से अधिक कुछ नहीं था। यह एक चौंकाने वाला बयान था। जिस तरह से उसने ये कहा, उससे ऐसा लग रहा था कि बीस्ट डोमेन, कुल मिलाकर, मार्शल स्क्वायर और उससे ऊपर के दायरे के लिए एक डोमेन था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जानवरों का क्षेत्र, जो पूरे महाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा था, उससे कहीं अधिक खतरनाक होगा जिसे वह संभाल नहीं सकता था। एक मार्शल प्रशिक्षु के रूप में उनकी हाल की सफलताओं और विकास ने उन्हें आत्मविश्वास की एक मजबूत भावना दी थी। लेकिन जब किसी ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि वे मानव सभ्यता के बाहर जीवित रहने के लिए बहुत कमजोर हैं, तो इससे उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्हें एहसास हुआ कि चाहे वे एक मार्शल प्रशिक्षु के रूप में कितने भी मजबूत हो गए हों, वे अभी भी एक मार्शल प्रशिक्षु थे, जो मार्शल आर्ट का सबसे निचला क्षेत्र है। उसके सामने एक बहुत लंबा रास्ता था। हालांकि इससे उनका हौसला नहीं टूटा। अगर कुछ हुआ तो इससे उनका हौसला बढ़ा। ये जानना कि उनके पास लगभग अंतहीन रास्ता है जिस पर वे चल सकते हैं, रोमांचक था। मार्शल आर्ट और उनके मार्शल आर्ट प्रोजेक्ट वाटर के प्रति उनका प्यार इससे मिलने वाली शक्ति या उपयोगिता से नहीं उपजा था। उन्हें वास्तव में इसकी मूल अवधारणा से प्यार था। यही कारण था कि जहां अन्य लोग अपनी कमजोर शक्ति से उदास और निराश हो सकते थे, वहीं रूई को केवल क्षमता दिखाई देती थी। शक्ति के लिए उसकी इच्छा कम नहीं थी, लेकिन अपनी मार्शल आर्ट के विकास और विकास में शामिल होने की उसकी इच्छा कहीं ज्यादा मजबूत थी। वास्तव में, अगर वह कभी शक्ति के शिखर पर पहुंच गया, जहां वह पहले से अधिक मजबूत नहीं हो पाया, तो वह खुश होने के बजाय बहुत दुखी और हताश होगा। इसका मतलब होगा कि वह दिन आ गया है जब वह अपनी मार्शल आर्ट को विकसित करने में सक्षम नहीं होगा। अगर वह इस बाधा का सामना करता है तो वह क्या करेगा? उसने अपना सिर हिलाया और ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को दूर किया। सत्ता के शिखर पर पहुंचना, यह मान लेना इतनी अहंकारी बात थी कि उसे भी मूर्खता महसूस हुई। वह इस मंच से अविश्वसनीय रूप से बहुत दूर था। वह ये समझने से भी बहुत दूर था कि वह कितनी दूर था। NOWELL-BE-IN.C मैं बस इतना ही कर सकता हूं कि अपने मार्शल पथ पर आगे बढ़ूं, उसने अपने आप से दृढ़ निश्चय और स्पष्टता के साथ कहा। एक बार में एक कदम ने उस रात अच्छी नींद ली, जिससे उसके थके हुए दिमाग और आत्मा को आराम मिला। वह बहुत कम सोता था, इसलिए जब वह सोता था, तो वह 9 घंटे की गहरी नींद सोता था। तरोताजा महसूस करते हुए, वह पहले से ही अगले मिशन के लिए तैयार था। उन्हें ब्रेक लेने या आराम करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने कैंड्रियन मार्शल फेस्टिवल से 6 महीने पहले जितना संभव हो सके उतना मार्शल क्रेडिट इकट्ठा करने का दृढ़ संकल्प किया। इसका मतलब था खुद को पूरी तरह से आगे बढ़ाना। उन्होंने कैंड्रियन मार्शल फेस्टिवल से पहले स्वयं को अधिकतम 6 महीने तक सीमित रखा,
क्योंकि उन्हें न केवल व्यक्तिगत तकनीकों में निपुणता प्राप्त करने के लिए समय की आवश्यकता थी, बल्कि अपनी मार्शल आर्ट के बाकी हिस्सों के साथ इन नई तकनीकों का उपयोग करने में भी पारंगत होने की आवश्यकता थी। वे जानते थे कि प्रशिक्षण के अगले दौर में भी सबसे अधिक समायोजन समय की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे उनकी मार्शल आर्ट बड़ी होती गई, नई तकनीकों को पूरी तरह से आत्मसात करने में उतना ही मुश्किल और समय लगता गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिक विकल्प होने से चुनाव करना कठिन हो गया था। अगर किसी को 2 विकल्पों और 200 विकल्पों में से किसी एक को चुनना हो, तो जाहिर है कि पहले वाले की तुलना में दूसरे वाले को चुनना ज्यादा मुश्किल होगा। ये रूई के मजबूत होते जाने के बाद उसके द्वारा अनुभव की गई बातों का अतिशयोक्तिपूर्ण संस्करण था। मार्शल अप्रेंटिस बनने के बाद से उसने 3 दौर की ट्रेनिंग ली थी। पहले दौर में उन्होंने बहुत ही बुनियादी तकनीकें सीखी थीं, वाइटल प्रेशर, इलास्टिक शिफ्ट, पैरेलल वॉक और अक्यूट एज और हेलिकल ब्रीदिंग। यहाँ विकल्पों की कोई बड़ी विविधता नहीं थी। उनके पास एक क्षेत्र के लिए मुश्किल से एक तकनीक थी, और ऐसे कई क्षेत्र थे जिनमें उनके मार्शल आर्ट के लिए शून्य क्षेत्र होने चाहिए थे। जब आपके पास केवल एक ही विकल्प होता था तो चुनाव करना बहुत आसान होता था। दूसरे चरण में उनकी मार्शल आर्ट में मौजूद खामियों को भरना शामिल था, जिसमें फ्लोइंग कैनन, बाइंडिंग लैश, शिफ्टिंग सिलहूट और मिराज डाइव जैसी तकनीकें शामिल थीं। ये अभी भी समस्याजनक नहीं थे क्योंकि वे केवल कमियों को पूरा करते थे। दिन के अंत में उनके पास अभी भी मुश्किल से 1 या 2 विकल्प थे, अधिकतम 3 विकल्प थे। तीसरा दौर, प्रशिक्षु स्तर के प्रशिक्षण का अंतिम दौर जो उसने लिया था, थोड़ा अलग था। अब उसके मार्शल आर्ट में कुल 14 तकनीकें थीं। ये पहले की तुलना में एक अतिरिक्त था, उसके पास चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प, क्रम परिवर्तन और संयोजन थे और इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया पहले की तुलना में कठिन हो गई थी। अधिक विकल्पों का मतलब हमेशा प्रक्रिया के लिए अधिक समय होता है। उन्हें इन तकनीकों में न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि एक दूसरे के साथ संयोजन में भी महारत हासिल करने की आवश्यकता थी। उन्हें एक एकल मार्शल आर्ट के हिस्से के रूप में और एक ही समूह के भीतर व्यक्तियों के रूप में व्यवहार करने की आवश्यकता थी। हालांकि ये केवल शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता था। पिछली बार सभी तकनीकों के साथ सहज होने में केवल 1 सप्ताह लगा था, क्योंकि बाहरी अभिसरण और आंतरिक विचलन निष्क्रिय और स्थिर थे, जैसा कि भूकंपीय संवेदन था। पलक झपकना ही एकमात्र मुद्दा था। हालांकि रूई को पूरा यकीन था कि अगला दौर अलग होगा। अगर उसने वास्तव में कुल मिलाकर 4 से 5 तकनीकें सीखीं, तो उसके पास कुल 18 से 19 तकनीकें होंगी। यह कोई मामूली बात नहीं थी। वह 1 हफ्ते में इन तकनीकों का एक दूसरे के साथ उपयोग करने में अपनी तेजी और सहजता को अनुकूलित करने में सक्षम नहीं होगा। यही कारण है कि उन्होंने अपने लिए मिशनों के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर ली थी, ताकि तकनीक प्रशिक्षण के बाद उनके पास इतना समय हो कि वे इन तकनीकों को एक दूसरे के साथ संयोजन में तथा एक दूसरे के साथ तीव्र क्रम में प्रयोग करने में सहजता सुनिश्चित कर सकें। तभी वह अपनी मार्शल आर्ट के साथ अपने चरम रूप में मार्शल फेस्टिवल में भाग ले पाएगा। वह कुछ तकनीकों में महारत हासिल करने के लिए और अधिक तकनीकों में महारत हासिल करने से बचना चाहेगा। अगर उसके पास ये सभी शक्तिशाली तकनीकें होती तो इसका कोई मतलब नहीं होता अगर वह नहीं जानता कि उन्हें कैसे बेहतर तरीके से लागू किया जाए और उन्हें अन्य तकनीकों के साथ बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जाए। उसकी मार्शल आर्ट सिर्फ तकनीकों के एक बेतरतीब समूह से ज्यादा कुछ नहीं होगी जिसका वह उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाया जितना वह कर सकता था। कई मायनों में, तकनीकें औजारों की तरह होती हैं। किसी तकनीक में महारत हासिल करना एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले औजार के होने जैसा था, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि इन औजारों का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए क्योंकि आपने बहुत सारे औजार बहुत जल्दी खरीद लिए, तो आप उस व्यक्ति से कमतर थे जो जानता था कि कौन से औजार को कब और कहां और क्यों इस्तेमाल करना है। रूई हमेशा पहले की अपेक्षा दूसरे को प्राथमिकता देता था। वह सबसे ऊपर नियंत्रण में विश्वास करता था, और वह इसे किसी भी चीज के लिए कभी नहीं छोड़ता था, चाहे वह तकनीक या शक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। वह अपनी सीमा पार करने का इरादा नहीं रखता था। वह सैन्य क्रेडिट अर्जित करने में पूरी ताकत लगाता था और फिर यह सुनिश्चित करता था कि वह उसे बुद्धिमानी से खर्च करे। अभी के लिए, वह भविष्य की उन तकनीकों के बारे में भूल सकता था जिनमें वह महारत हासिल करना चाहता था, क्योंकि उसे अभी तक मार्शल क्रेडिट जमा करना था जिसे वह अर्जित करना चाहता था। इसी कारण से वह मिशन लाइब्रेरी की ओर चल रहा था। एक अच्छा लंबा आराम करने के बाद वह पहले से ही अपने अगले मिशन के लिए तैयार था। उसका इरादा लाइब्रेरी में सबसे लाभदायक मिशन को स्कैन करना था, जिसकी कठिनाई ग्रेड मार्शल अप्रेंटिस के रूप में उसके ग्रेड के बराबर या उससे कम हो और जितनी जल्दी हो सके उसे पूरा करना था। वह परिचित पंचकोनिया पुस्तकालय में दाखिल हुआ और तुरंत ही पूरे पुस्तकालय पर अपनी नज़र दौड़ा दी। पिछली बार जब उसने शिकार श्रेणी का मिशन चुना था, तो उसे यकीन नहीं था कि वह तुरंत एक और शिकार श्रेणी का मिशन लेना चाहेगा या नहीं। वह अपने अनुभव को व्यापक और विविधतापूर्ण बनाना चाहता था। ऐसे 3 प्रकार के मिशन थे जिनका अनुभव उन्होंने अभी तक नहीं किया था: आक्रामक वर्ग, गुप्त वर्ग और विविध वर्ग। उसने अपनी पिछली यात्रा में उनमें से 2 को पहले ही खारिज कर दिया था, लेकिन वह पहले की तरह संकीर्ण सोच वाला महसूस नहीं कर रहा था।
हो सकता है कि वह अपने शिकार मिशन की तुलना में इन तीनों मिशनों का अधिक आनंद ले। निर्णय निर्णय, वह धीरे से बोला, जैसे ही वह पुस्तकालय में अंदर चला गया।